निशान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज का हमारा जो पेपर है हिंदी का मेजर पेपर है। हिंदी के मेजर पेपर का सॉल्यूशन लेके आपके सामने उपस्थित है। इससे पहले हमने H1 H2 का हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा पेपर है आपका, ये आपने तैयार किया, आप जरूर ध्यान से सुने। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा, एंकर द्वारा घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक आदि के द्वारा खबरों को संपूर्णता के साथ पेश करना टेलीविजन की भाषा में कहलाता है। देखिए हमारे टेलीविजन के 7 चरण हैं, उनमें से क्वेश्चन है। तो एंकर विजुअल, एंकर वाइट, ब्रेकिंग न्यूज, इसको कहते हैं हम क्या, एंकर पैकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ शब्द आ गया क्या, संपूर्णता आ गया। देखिए और ये संपूर्णता शब्द आते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ एक तरीके से एंकर पैकेज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी एंकर विजुअल, ब्रेकिंग न्यूज, एंकर वाइट सारे ही महत्वपूर्ण हैं। इन सब की आपको डेफिनेशन देख करके, इनकी परिभाषा देख के जानी है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में किस साइट को भारत की प्रथम साइट कहा गया है? तो देखिए सीपी है, इंडिया इंफोलाइन है, रीडिफ है, एक कहा गया है तहलका.com को। किसको कहा गया है? तहलका.com को कहा गया है। ठीक है, याद करना ध्यान से। अगला है, किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने में निश्चित चिन्हों को कहते हैं। तो चिन्ह क्या कहलाते हैं हमारे? लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि। ये क्वेश्चन पिछले साल भी रिक्त स्थान में पूछा गया था। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी वर्ण होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए भाषा की 5 इकाई होती है। कितनी इकाई होती है भाषा की? 5 इकाई होती है। जिनमें पहली इकाई है आपकी, देखिए ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है, पद है और वाक्य है। तो इसमें पूछा सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग बताया है। जंगल की आग, समुद्र की आग, घर की आग, इसमें पेट की आग को। तुलसीदास जी ने पेट की आग को सबसे बड़ी आग बताया गया है। ठीक है, अगला है, बादल कविता में बादलों का किस रूप में आह्वान किया गया है? जल के रूप में, तो एक क्रांति के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? क्रांति के में। बादल कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें बादल को किसका प्रतीक माना गया है? क्रांति का प्रतीक माना है। ठीक है, अगला देखिए, ऊंचे बाजार का आमंत्रण होता है। ये बाजार दर्शन पाठ है, जैनेन्द्र कुमार जी का है, उससे लिया गया है। तो बाजार का, ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण होता है वो क्या था? मूक होता है, मौन होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीरीज की तुलना की गई है अशोक से, हाथी से, अवधूत से की है। किससे की है? अवधूत से। तो अवधूत वाला आंसर है। सीरीज का फुल पार्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है। अगला देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है परिवार की कहानी, अपनापन, दिखावटीपन। मैंने इसमें देखिए द ऑप्शन है, पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी के अंतराल और वैचारिक मतभेद है। यही क्वेश्चन का आंसर है आपका। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? बसंत के, केशव के, मास्टर के, मास्टर सौदरी का। तो बसंत पाटिल के साथ हुई। किसके साथ हुई? बसंत पाटिल। अगला है, मूर्ख लोग घर बनाते हैं, कथन है, कथन आते हैं हर साल, सयाने लोग उसमें रहते हैं। ये कथन किसका था? बसंत का, यशोधर का, भूषण का। ये था हमारा किसंदा का, किसंदा ने कहा था ये। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है? मिस्र की सभ्यता। का और खा दोनों ही सही है, मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों ही है, मिस्र और मेसोपोटामिया। ठीक है, रिक्त स्थान में देखिए, जहां की शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे डेडेस कहते हैं, शाब्दिक व्यंजना। कौन सी है? शाब्दिक व्यंजना। चोर 9 2 11 हो गया। बाकी में कौन सी? लक्षणा। क्योंकि जितने मुहावरे होते हैं वो लगभग
लक्षणा में जाते हैं। ठीक है, याद करना आपको, लक्षणों के आधार पर अर्थ आते हैं। काव्य में जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां डेढ़ अलंकार होता है, श्लेष होता है। कौन सा होता है? श्लेष। अब देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सांपे लेटी। और यह पंक्ति डेढ़ अलंकार है, इसमें भ्रांतिमान है। कौन सा है? भ्रांतिमान है, क्योंकि क्या हो गया? भ्रम हो गया। अपनी मम्मी के सिर पर बालों की चोटी देखकर उसको क्या लगा? तो सांपिन है। तो जब उपमेय मान का भ्रम हो जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, तो ये भ्रांतिमान। ठीक है, अब देखिए, एकेडमिक शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, और ये शब्द कौन सा है? शैक्षणिक होता है। एकेडमिक का अर्थ क्या है? शैक्षणिक होता है। ऐसी प्रकरण शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द है, तो केस होता है। कौन सा है? केस को हम प्रकरण कहते हैं। ठीक है, ये है। ये 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान में आते हैं। अब हमारा देखिए अपढ़त गद्यांश आएगा, तो हम पढ़ते हैं तो गद्यांश है, जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वो उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है। गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीतल वायु मौसम को सुहावना बना देती है। कई बार बरसात के मौसम में बादलों का नाम निशान तक नहीं रहता। कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाती है। हल्के फुल्के कपड़ों में आराम से घूम फिर सकते हैं। मौसम की है प्रतिकूलता हमारे अहित में नहीं है। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतरती है। ठीक है, व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भावनाओं का होना अनिवार्य है। ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़ हो या बसंत भी एक दूसरे के लिए विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे में आनंद कहाँ? सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होनी आवश्यक है। इसके द्वारा हमारे अंदर की ऊर्जा जागती है। ये तो आपको गद्यांश दिया गया है। अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन है, मानव जीवन में दुखों के आगमन का परिणाम होता है। तो देखिए, दुख आते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है, तो मानव में सबलता होती है। क्या होती है? सबलता। मतलब मानव मजबूत होता है। ठीक है, देखिए अगला है, मौसम की विषमता से अभिप्राय है मौसम का सुहावनापन, मौसम की खराबी, मौसम की प्राकृतिक विपरीतता। तो यही आंसर है, मौसम की प्राकृतिक विपरीतता। किसी मौसम की विषमता से अभिप्राय है। ठीक है, अब देखिए, व्यक्ति के जीवन में सुख दुख की अनिवार्यता से क्या होता है? मनुष्य का भली भांति विकास होता है। जीवन में दुख सहने की क्षमता बढ़ती है। सुख की अनुभूति अधिक आनंदप्रद हो जाती है। यही है कि सुख की अनुभूति अधिक आनंदप्रद हो जाती है। सुख की अनुभूति अधिक आनंदप्रद हो जाती है। ठीक है, देखिए अगला है, सुख की अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है? दुख आवश्यक है। दुख होगा तभी सुख की पता लगता है, सुख होगा तो दुख का पता लगता है। जलद शब्द का पर्यायवाची बादल शब्द आया है उसमें। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सुख और दुख के बारे में बताया गया है, तो सुख और दुख इसका शीर्षक होगा। ठीक है, अगला हमारा देखिए, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित करता है। देखिए, और इसमें है, रणभेरी सुन कहे विदा विदा। मतलब युद्ध की आवाज को सुन करके जब सैनिक पुलक रहे, प्रसन्न हो रहे हैं, हाथों में कुमकुम था लिए कुछ जलकर ढुलक रहे होंगे कर्तव्य प्रेम की उलझन में, तब देखिए कर्तव्य प्रेम का पालन करने के लिए पथ भूल न जाना पथे कहीं, हे रास्तागीर या हे सैनिक तुम कहीं रास्ता न भटक जाना। वेदी पर बैठा महाकाल जब नर बलि चढ़ा रहा होगा, नरियों की बल मांग रहा होगा, बलिदानी अपने कर्मन हाथ से निज मस्तक बढ़ा रहा होगा, उस बलिदान प्रतिष्ठा में पथ तुम अपने रास्ते को मत भूलना, कर्तव्य को मत भूलना। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे
जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति वरदान, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में। अच्छा है, पल भर भी पढ़ असमंजस में दुविधा मत पड़ना, पथ भूल न जाना पथे कहीं। तो देखिए सैनिक को अपने कर्तव्य पथ का पालन कराया गया है। उपरोक्त काव्य शीर्षक है रणभैरी का आह्वान है, कर्तव्य प्रेम की उलझन है। देखिए पथ भूल न जाना पथे कहीं, ये इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, असमंजस शब्द का अर्थ है दुविधा। क्या होता है? दुविधा होता है, दुविधा। उसके बाद है सैनिक के समकक्ष कर्तव्य प्रेम की उलझन उपस्थित होती है परिजनों से विदा लेते समय। यही सही है कि अपने परिजनों से, परिवार वालों से विदा लेते समय हमें थोड़ी उलझन होती है, थोड़ा सा मोह होता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला देखिए, जब स्वदेश वरदान मांग रहा हो तो हमारा क्या कर्तव्य है? असमंजस में ना पड़कर वरदान पथ पर आगे बढ़ जाएं। हमें दुविधा में नहीं पड़ना है, अपने वरदान के पथ पर, रास्ते पर आगे बढ़ जाना है। सैनिकों पुलकित होने का क्या कारण है? रणभैरी का आह्वान है, युद्ध की आवाज है रणभैरी। ठीक है, नगाड़ों की आवाज। उक्त काव्यांश का उद्देश्य लिखिए। तो देशभक्ति और कर्तव्य पालन, बाकी हम बड़ा भी लिख सकते थे, पर देशभक्ति और कर्तव्य पालन है कि हमें देशभक्ति और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लघुत्रात्मक है। देखिए अति लघुत्रात्मक है, ये इस साल ही जोड़े हैं, एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। काले मेघा पानी दे नामक अध्याय में लेखक ने भारतीयों की अंग्रेजों से पिछड़ने और गुलाम होने का कारण किसे बताया गया है? देश में प्रचलित अंधविश्वास, झूठ, आडंबर एवं पाखंड के कारण ही भारतीय लोग अंग्रेजों से पीछे रह गए, गुलाम बन गए। ठीक है, तो अंधविश्वास है, झूठ, आडंबर, पाखंड, ये हमारे कारण थे अंग्रेजों से पिछड़ने के। ठीक है, राय दरबार का दर्शनी जीव बन गया था, लुट्टन सिंह पहलवान बन गया था। पता है, वो राजा ने उसको दर्शनी जीव बना दिया था, लोग दर्शन करने आते थे लुट्टन सिंह पहलवान के। ठीक है, उसके बाद देखिए फिराक गोरखपुरी का जन्म कब और कहां हुआ? आप पता है 1896 में हुआ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में क्या है? फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। याद करके जाना, सभी कवियों का जन्म परिचय आता है, मेजर क्वेश्चन भी आता है और ये माइनर भी आता है। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा गया है? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप को किसको है? बौद्ध स्तूप था, बौद्ध धर्म का स्तूप था, उसको कहा गया है प्राचीन भारत। जूझ कहानी के रचयिता कौन? आनंद यादव हैं। ठीक है, आनंद यादव कौन है? आनंद यादव। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, राइटर्स के नाम याद करके जाना। बादररा कविता किस संग्रह से ली गई? अनामिका। अनामिका के 6 खंड थे, उनसे ली गई, 6वां खंड लिया गया है अनामिका से। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में। देखिए पहला क्वेश्चन है, पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्न माध्यम लेखन वाला है, उसमें टॉपिक डाला हुआ है। देखिए अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में एक बार आएगा, काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ठीक है, अब पूछा पत्रकार कितने प्रकार के हैं, तो आंसर आपके सामने, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक होते हैं, अंशकालिक होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। ये स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, ये अब एक तरह से निश्चित मानदेय पे काम करते हैं। पूर्णकालिक क्या है? वेतनभोगी होते हैं, वो वेतन मिलता है। ठीक है, 3 टाइप के हैं। अगला छोटा मेरा खेत कविता का प्रतिपाद्य या मूल भाव लिखिए। तो छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने रूपक के द्वारा बता है, कागज का चौकोर पन्ना एक छोटे खेत के समान है, जिसमें कविता का जन्म भावात्मक आंधी के प्रभाव से किया किसी भी क्षण हो जाता है और वह शब्दबद्ध होकर कविता के आनंदमयी रूप में फूटता है, जिसका रस प्रभाव अनंत काल के लिए फलदायी होता है।
मतलब कविता कर्म को कृषि कर्म से जोड़ने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है। बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देखिए बात सीधी थी कुमार नारायणी कविता है। कवि ने भाषा की सहजता पर बात की है। कवि का कहना है कि हमें सीधी सरल बात को बिना जटिल बनाए आसान शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के जटिल प्रयोग करने के फेर में बात स्पष्ट नहीं हो पाती। अभिव्यक्ति की सरलता में उलझाव आ जाता है। व्यक्ति जैसा सोचता है वह अनुभव करता है, उसे उसी रूप में सहजता से व्यक्त कर देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कभी वाहवाह प्रशंसा लेने के लिए लोग में अपनी बात को सजा संभाल कर कलात्मक ढंग से अलंकृत शैली का प्रयोग करने लगता है, जिसके चक्कर में सीधी सरल बात भी टेढ़ी हो जाती है। रचना कर्म में इसे एक दोष माना जाता है, ये बात कठिन हो जाती है। ठीक है, ये इस कविता का मैसेज है। अगला, उषा कविता में भोर के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। अच्छा क्वेश्चन है। उषा कविता में भोर के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नवीन उपमानों, बिंबों तथा नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रातःकालीन आकाश को राख से लीपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली काली सिर बताया गया है। इसमें प्रकृति का शब्द चित्र सजीव अभिव्यक्त हुआ है, प्रकृति का सजीव चित्र खींचा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिया? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंबेडकर का तर्क है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन रूप नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि जाति के आधार पर हो रहा है वो, इसलिए इसमें व्यक्ति की क्षमता का विचार किए बिना उसे वंशगत, पारिवारिक वंशगत पैसे से बांध दिया जाता है। वह उसके लिए अनुपयुक्त, अपर्याप्त भी हो सकता है। फलस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। तब गरीबी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत बावजूद लुट्टन पहलवान रात भर ढोलक क्यों बजा? अच्छा क्वेश्चन है। लोगों को जीवंत बनाए रखने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। पहलवान ढोलक, लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु और संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। ढोल की ध्वनि से उसमें साहस और उत्तेजना का संचार होता था। सन्नाटे में ढोल जीवंतता का संचार करता है। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी वह जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए ढोल बजाता रहता था। ठीक है, ढोलक को बजाता था। अगला क्वेश्चन है। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। तो देखिए, जब लेखक एकाग्रता से पढ़ने के कारण गणित में होशियार हो गया तो बसंत के साथ दूसरे बच्चों के सवाल जांचने लगा। इस कारण उसकी बसंत से दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे की सहायता करने लगे। मंत्री मास्टर उससे प्रसन्न होकर आत्मीयता से आनंदा कहकर बुला लगे। इसलिए लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ गया। 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी में पीढ़ियों का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, मानवीय मूल्यों का ह्रास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें बेटे बेटी और साले द्वारा यशोधर बाबू के पुराने विचारों की अनदेखी की जाती है। ये पीढ़ियों के अंतराल का स्पष्ट प्रमाण है। तो देखिए, हमारी ये जो पीढ़ी है हमारी, उनके स्पष्ट क्या है, प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, इड्ढा होगा इस प्रकार से पीढ़ियों, तो पीढ़ियों के अंतराल का स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए आगे।
यशोधर जी अपनी पीढ़ी के आदर्शों एवं मूल्यों से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। ऑफिस के कर्मचारियों के साथ उनके संबंध भी इसी मानसिकता के साथ बने हैं। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश से कहानीकार ने इस पीढ़ी अंतराल को प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है, निर्णय की स्थिति में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, खंड सा में दीर्घात्मक है। देखिए, शीरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता एवं जिजीप्सा जीवन जीने की इच्छा की व्यंजना की है। शीरीष के फूल पाठ के आधार स्पष्ट करिए कि शीरीष के फूल से हमें एक मिलता है शिक्षा कि हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए और जीवन जीने की इच्छा को बनाए रखना चाहिए। शीरीष के फूल पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि शीरीष वृक्ष भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को सहता हुआ अविचल खड़ा रहता है और शांत भाव से सुंदर फूलों की सृष्टि करता है। जब तेज गर्मी में भूमि तपती रहती है तब शीरीष निश्चिंत भाव से खड़ा रहता है और समाज को भी जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए व्याकुल विचलित नहीं होने का संदेश देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहलवान की ढोलक नामक कहानी भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। भारत यहाँ पर भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है और इंडिया यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। पहलवान की ढोलक नामक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का दो बार आ गया है। नए राजकुमार केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, व्यक्ति बदला, व्यवस्था बदली, फिर सत्ता परिवर्तन हुए। पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह बदल जाने का प्रतीक है। ठीक है, क्या है? प्रतीक है। सभ्यता के नाम पर पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी कलाएं और कलाकार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आधुनिक व्यवस्था के नाम पर नई व्यवस्था आरोपित की जा रही है। उदाहरण के लिए, नए राजकुमार के आते व्यवस्था परिवर्तन होना तथा पुरानी कला और कलाकारों को हटाकर दंगल का स्थान घोड़ों की रेस को देना अपने आप में भारत पर इंडिया के छा जाने की क्या थी? समस्या थी। भारतीय संस्कृति पे पश्चिमी सभ्यता का हावी होना। अब देखिए, कैमरा अपाहिज करता मूल संवेदना लिखिए। तो इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यवसायिकता एवं संवेदनहीनता पर आक्षेप किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी और बादल राग कविता का उद्देश्य लिखना है। ठीक है, बादल राग कविता देखिए, बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भावों से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजी वर्ग भयभीत हो जाता है, जबकि कृषक वर्ग आशा भरे नेत्रों से देखता है। अतः समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता है। शोषकों के प्रति व्यंजनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता मिटाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में सिंधु सभ्यता को बताने वाली कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? अब वस्तुओं में बहुत सारी मिली है, उनका थोड़ा सा वर्णन है। अतीत में दबे पांव पाठ के लेकर ओम थानवी ने बताया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत वस्तुओं की संख्या 50,000 से ज्यादा है, लेकिन अजायब घर म्यूजियम में जो थोड़ी सी चीजें प्रदर्शित की गई है वे सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने में काफी महत्वपूर्ण है। उनमें काला पड़ गया गेहूं, तांबे, कांसे के बर्तन, मोहर हैं। चौक पर बनने विशाल मृदभान, उन पर
बने काले भूरे चित्र, चौपर की गोटियां, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, दर्पण, मिट्टी की बैलगाड़ी, दूसरे खिलौने, दो पाटन की चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार, पत्थरों के औजार, तांबे व कांसे की बहुत सारी सुइयां भी हैं। यहाँ नर्तकी और दाढ़ी वाली नरेश की मूर्ति भी मिली है, याचक नरेश की। इसके साथ ही अजायब घर में तैनात अली नवाज ने बताया कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी कथन की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा, जिसने खेलने कूदने की उम्र में एक योद्धा की तरह संघर्ष किया। बाल्यकाल में उसके पिता ने खेती के काम करवाने के उद्देश्य से उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, फिर भी उसने हार नहीं मानी, वह निराश नहीं हुआ। पढ़ाई के प्रति लगन के कारण मां और दत्ताजी राव की सहायता से पुणे पाठशाला में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। वहां पर भी साथियों ने उसे परेशान किया, फिर भी एकाग्रता धैर्य से संघर्ष करते हुए सभी अध्यापकों का चहेता बन गया। खेत के कार्य के साथ विद्या अध्ययन, साहित्य सर्जन का कार्य संघर्ष से करते हुए कवि बन गया। ठीक है, कवि तुलसीदास का जीवन परिचय देना है आपको। ठीक है, देखिए अच्छा है, आ सकता है, ध्यान रखना। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांधा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ। बचपन में ही माता पिता के वियोग के कारण बिछुड़ने के कारण असहनीय दुख सहन करना पड़ा। गुरु नारायण दास की कृपा शिक्षा से राम भक्ति का मार्ग मिला। पत्नी रत्नावली की फटकार संसार त्याग कर विरक्त भाव से राम भक्ति में लीन हो गए। विरक्तता जीवन जीते हुए काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों का भ्रमण किया। सन 1623 में काशी में इन्होंने अपना देह त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, निधन हो गया। इनकी रचनाओं रामचरितमानस, कवितावली, रामलाल नेहचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामज्ञा, प्रसन्न कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बहाव और वैराग्य संदीपनी इनकी काव्य कृतियां हैं। रामचरितमानस कालजयी कृति तथा भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ ग्रंथ है। ठीक है, देखिए इसके बाद है जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय है। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ। बचपन में पिता का देहांत होने पर मामा द्वारा लालन पालन हुआ। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। इनकी प्रसिद्ध रचना परख है, अनाम है, स्वामी सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, संग्रह, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, प्रस्तुत प्रसंग, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य, श्रेय और प्रेय, सोच विचार आदि हैं। इन्होंने अपने उपन्यास कहानियों के माध्यम से एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा की शुरुआत की। साहित्य रचना के दौरान पद्म विभूषण, भारतीय साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। इनका देहांत 1990 में हो गया। ठीक है, ध्यान से पढ़ के जाना, याद करके जाना, आ सकता है। अब देखिए हमारी व्याख्या है। पहला ही पाठ है हरिवंश वचन का। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया कि जंकन को छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता। जब पूछ रहा उनको जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, आत्म परिचय गीत से ली गई हैं। इनकी व्याख्या अभी हम लोग कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले संदर्भ, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरंभ में संकलित कवि हरवंश राय बच्चन के द्वारा रचित गीत आत्म परिचय से लिया गया है। ठीक है, पहली बात। प्रसंग,
कवि ने अपने जीवन शैली का परिचय दिया है कि वह किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में स्नेह भार लिए घूमते हैं। ठीक है, देखिए व्याख्या। कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके हृदय रूपी वीणा के तारों को झंकृत कर दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों के दो ताल लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूँ। कवि वचन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। इसी मस्ती में इस बात पर कभी विचार नहीं करता कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। यह संसार तो उन्हें पूछता है, करता, प्रशंसा करता है। जो उनके कहने पर चलते हैं, उनकी चापलूसी भरी बातें करते हैं, ठकुर स्वार्थी बातें करते हैं। उनके अनुसार गाता हूँ तथा कविता में अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूँ। मैं तो मेरे मन के भावों को मैं गीतों के माध्यम से प्रकट करता हूँ, ये ध्यान रखना। अब देखिए विशेष में कवि अपने जीवन के सुख दुख प्रेम का दायित्व स्वयं उठाते हुए मुख छंद है, तुकांत कविता है, रूपक अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली हिंदी है, कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग है, मधुर ध्वनि है, ध्यान रखना। ठीक है, ये याद करके जाना। अगला है हमारा फिराक गोरखपुरी का है, रुबाइयों से लिया गया है। देखिए दीपावली की शाम घर पोते और सजे हैं, दीपावली पर्व का वर्णन। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, तो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमाग। बच्चों के घरौंदे में जलाती दिए, आंगन में ठुनक रहा, जिद्दी प्रवृत्ति का बच्चा है। बालक तो है चांद पे ललचाया, तब दर्पण से देखकर माँ समझाती, देख चांद उतर आया तेरे दर्पण में। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ है उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरू में संकल के फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है। ठीक है, कवि ने दीपावली की शाम का वर्णन किया है। इसमें शायर ने बच्चे की जिद तथा मां द्वारा उसकी इच्छा पूर्ण करते हुए बताया है। ठीक, देखिए शायर कहता है कि दीपावली की शाम घर की पुताई या रंग रोगन करने से भी एकदम साफ सुथरे और सजे धजे, अर्थात उन्हें खूब सजाया गया। माता पिता अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए चीनी के बने खिलौने लाते हैं, चमकते हुए दिए अपनी रोशनी बिखेरते हैं। उस समय माँ के आनंद सुंदर मुख पर सौंदर्य की एक मधुर कोमल चमक या प्रसन्नता झलकती रहती है, दिखाई देती है। वह बच्चे के खेलने के लिए बने हुए घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो जाता है। अपनी खिलखिलाती हंसी से पूरा वातावरण गुंजायमान कर देता है। कवि कहता है कि बालक अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है, मचल रहा है। वह जिद की हुए, कोई बालक ही तो है, उसका मन चांद लेने पर आ गया है और वह माँ से चांद ला देने की जिद कर रहा है। माँ उसके हाथ में दर्पण देख के कहलाती है, कहती है, देख चांद इस दर्पण में आ गया, अर्थात चांद का सुंदर प्रतिबिंब दर्पण में उतर आया। अब यह चांद तेरा हो गया, अर्थात मैंने तेरी चांद पाने की इच्छा पूरी कर दी। विशेष कवि ने दीपावली की शाम को माँ बेटी की अप्रतिम खुशी का वर्णन किया है। ठीक, कवि ने परंपरागत बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा समाधान स्वाभाविक वर्णन किया है। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, रुबाई छंद है, रूपवती मुखड़ा नरम दमक, अद्भुत और सुंदर क्या है प्रयोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा देखिए ये गद्यांश की व्याख्या है। उस जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय हुआ है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजारी फैला का फैला रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा सॉरी, तब बाजार तुमसे कृताधन्य होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना है। ये हमारा बाजार दर्शन पाठ है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है, निबंध उससे लिया गया है। सबसे पहले संदर्भ, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो में संकल लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित निबंध
बाजार दर्शन से लिया गया है, ध्यान रखना। अब लेखक ने इसमें बाजार के जादू के असर से बचने का उपाय बताया, बहुत अच्छी बात है। व्याख्या, लेखक बताते हैं कि बाजार का जादू ग्राहक को आकर्षण बांधकर खरीदारी करवाता है। इस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा और सरल उपाय है कि बाजार जाना हो तो मन को खाली मत रखो। आशय है कि बाजार उसी स्थिति में जाओ जब सच में आपको कुछ जरूरत का सामान खरीदना हो, नहीं तो मत जाइए। अगर आपको बिना जरूरत बिना उद्देश्य जाना पड़े तो आप जाओ ही मत। कहते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में भारी दोपहर में लू में निकलना पड़े तो पानी पीकर जाना चाहिए। अगर आपके भीतर पानी होगा तो लू आप पर कोई असर नहीं छोड़ेगी। उसी प्रकार अगर आपका मन लक्ष्य से उद्देश्य से भरा होगा तो बाजार का जादू फैला का फैला रह जाएगा। वह आपको कोई घाव जख्म नहीं देगा, आपकी निरर्थक खरीदारी नहीं करवाएगा, बल्कि उस समय बाजार का जादू उसकी सुंदरता दिखाएगा जो आपको खुशी ही देगी। उस समय बाजार भी आपका उपकार मानेगा, क्योंकि उस समय आप भी बाजार को उसके होने का सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली उपयोगिता है कि सबको उसकी आवश्यकता के समय काम आए। फिजूल खर्ची की होड़ में सभी सामान खरीद कर रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पर सामान की कमी बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर देती है। विशेष लेकर उद्देश्य जरूरतानुसार खरीदारी करने पर बल दिया है। भाषा खड़ी बोली हिंदी सरलता व सहजता युक्त है। ठीक है, अगली व्याख्या हमारी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का श्रम विभाजन जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों गरीबी उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम, एक तरह टाइम पास करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए संदर्भ, उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकल लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन जाति प्रथा लेख से लिया गया है। ठीक, प्रसंग लेखक ने इसमें जाति प्रथा के कारण पैसे पर, व्यवसाय पर पड़ते दुष्प्रभाव को इंगित किया है, संकेत किया है। व्याख्या, बाबा साहब कहते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा में गंभीर दोष विद्यमान है, क्योंकि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, अपितु पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करता है, जो ना तो स्वाभाविक विभाजन है जो भावनाओं का ध्यान रखता, ना मनुष्य की रुचि पर आधारित है जिससे व्यक्ति अपना पैसा या कार्य स्वयं चुन सके। इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि पैतृक पैसे संबंधित उद्योगों गरीबी या सताया या दबाए जाने वाली समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि बहुत से लोगों द्वारा पहले से तय किए गए कार्य को अरुचिपूर्ण ढंग से किया या बिना मन के रहकर व्यवस्था पूर्वक करना। ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरी भावना से या हीन भावना से ग्रस्त होकर काम को टालने के भाव से करता है, सही काम नहीं करता। इस तरह की भावना से ग्रस्त हुआ कार्य तो कम हो पाता है या फिर उसकी गुणवत्ता में निस्संदेह त्रुटि मिलती है, क्योंकि जबरदस्ती द्वारा थोपे गए कार्य को करने में ना तो दिल लगता और ना ही दिमाग। इस तरह के कार्य में कुशलता या गुणवत्ता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। लेखक कहते हैं कि अंततः बिना किसी तर्क या विरोध के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि किसी भी कार्य के आर्थिक पहलू पर
जाति प्रथा पूर्णतः हानिकारक प्रभाव डालती है। जाति प्रथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों को खंडित कर देती है। विशेष लेखक जाति प्रथा उत्पन्न हानिकारक प्रभावों का वर्णन किया है। भाषा की प्रभावशीलता, सहायता और सरल है। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्र आते हैं हमारे, देखिए 5 टाइप के हैं। स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय की ओर से समस्त सरकारी विभाग अध्यक्षों को स्वच्छता अभियान चलाने हेतु सफाई अभियान चलाना है। ठीक, सबसे पहले अधिसूचना है राजस्थान सरकार, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। एक क्रमांक आ गया आपका, एक दिनांक आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब महामहिम राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक के आदेश आ गया। स्वच्छता ये दिनांक, स्वच्छता ये दिनांक 2 और 2 ये 26 हो जाए कि अनुपालना में गांधी जयंती पर, ठीक है दिनांक लिख दिया हमने, नहीं लिखते तो भ्रम पड़ा। गांधी जयंती पर प्रदेश की समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ नगर, स्वच्छ आवास अभियान चलाया जाएगा। अभियान में जन सहभागिता महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, ये है हमारा। अब हस्ताक्षर उप शासन सचिव हो गया। एक प्रतिलिपि सूचनार्थ हमने समस्त विभाग अध्यक्ष, चाहे तो यहां हम लिख देंगे समस्त नगर निगम, समस्त नगर पालिका। ठीक है, यहां हम नगर निगम लिख सकते हैं, नगर निगम, नगर निगम, यहां नगर पालिका। भाई इनको हमने क्या दे दी, सूचना दे दी, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे जरूरत बहुत सारे लोगों को भेजाता है, तो ये आपका है पत्र। अब देखिए आपका निविदा है, कौन सी है, उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर की ओर से खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु टेंडर है। सबसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ जयपुर है, तो जयपुर लिख देंगे हम लोग, जयपुर, क्योंकि जो पेपर में आता वो रहता है। ठीक, एक क्रमांक हो गया, ये आपकी दिनांक हो गई, निविदा संख्या हो गई। ठीक, अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो निर्धारित तिथि को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त हो जाएंगी और उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदा धारकों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा धनराशि का रेखांकन बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा विवरण इस प्रकार है। अब क्या क्या कार्य है वो विवरण दिया, देखिए अब इस प्रकार आपको सारणी बना, देखिए ध्यान रखना। पहले विवरण, अनुमानित राशि, धनराशि, निविदा की तिथि या समय और निविदा प्रपत्र शुल्क है। देखिए इसमें खेलकूद सामग्री हो गई 50,000 रुपए लगभग हो गया, धनराशि 2,500 रुपए हो गया, और ये निविदा खोलने की तिथि, देखिए यहाँ पर तिथि अपन दे देंगे, जैसे अभी 22, 2 और 26 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ती है सारी तिथि, और निविदा शुल्क हमारा 50 रुपए हो गया। ठीक, देखिए अब नोट, आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध रहेगा। हस्ताक्षर प्रधानाचार्य, चाहे तो उसमें और भी शर्त लिख सकते थे कि भाई कार की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, जो सामान उसकी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं इसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपको इसके लिए धनराशि जब्त कर ली जाएगी, ऐसी शर्तें हम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आता है हमारा निबंध है, जो एक लिखना है आपको। इसमें आपको निबंध दी है, योग स्वास्थ्य कुंजी, जल संरक्षण, बढ़ती महंगाई, छात्र खेलों का महत्व। एक हम बताए थे कैसे निबंध लिखते हैं, निबंध आपको लिखना है, देखिए ध्यान रखना है ना। देखिए सबसे पहले योग स्वास्थ्य कुंजी टॉपिक डालेंगे, ये टॉपिक डाल दिया। ठीक है, टॉपिक डाल दिया, ये हम टॉपिक डाल दिया। उसके बाद रूपरेखा लिख दी हमने, सारे बिंदु, प्रस्तावना, योग से आशय, योग का महत्व, वर्तमान योग की स्थिति, उपसंहार, इस सारे बिंदु हम क्रम से एक साथ लिख देंगे। अच्छा तरीका लिखने का। फिर हम एक एक बिंदु का वर्णन करेंगे। भारत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों और मनीषियों की धरा रही है।
धरा रही है। ठीक है, इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व के आंगन में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध रही है, जानी जाती है। इसके मूल में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो की भावना ही निहित रही है। इसी निमित्त भारत में योग को सनातन काल से अपनाया जाता रहा। वस्तुतः योग भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार माना गया है। अब योग से आशय क्या है, देखिए, योग शब्द संस्कृत के युजु धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, किसी धातु को अपने से जोड़ना, अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने आप को लगाना। अतः तन से मन को जोड़ने को ही योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। ठीक है, उन्होंने योग के 8 अंग बताते हुए कहा कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अतः हमें शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योग की कोई न कोई क्रिया 15-20 मिनट नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। अब योग का महत्व है। योग से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक लाभ हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको नियमित करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और दीर्घजीवी होता है। ठीक है, उसके शरीर और मस्तिष्क में वृद्धि के साथ साथ सोच में भी शुचिता, पवित्रता आती है। योग अभ्यासी जन परार्थ चिंतन से पूर्ण होकर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता रहता है। ठीक, अब वर्तमान में योग की स्थिति, वर्तमान में योग शब्द अब अनजाना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ देखो वही योग का प्रचार प्रसार है। टीवी, पत्रिकाएं, सीडी, डीवीडी, पुस्तकें आदि इसके प्रचार के जहां प्रमुख साधन है, वहीं बहुत सारी संस्थाएं जो योग की कक्षाएं चलाती हैं, प्रशिक्षण देती हैं। चारों तरफ आज के जमाने में योग ही योग है। ठीक है, असाध्य रोगों की प्राकृतिक दवा योग है। इसलिए कहा गया कि योग सगाए रोग। योग के क्षेत्र में स्वामी रामदेव का योग सगाए रोग है ना, योग भगाए, देखिए यहां भगाएगा, योग भगाए रोग के क्षेत्र में स्वामी रामदेव का योगदान वर्तमान अतुलनीय है। उन्होंने देश और विदेश में सैकड़ों योग शिविर लगाकर लोगों को स्वस्थ दीर्घजीवी रहने का सहज उपाय सिखाया और सिखा रहे हैं। उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना करके योग होगा, योग द्वारा रोगों की चिकित्सा का भी प्रबंध किया। वर्तमान योग की उपदेयता को समझाते हुए इसे शिक्षा पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से जोड़ा जा रहा है। तो देखिए इसमें अभी ये है उपसंहार। देखिए जो टॉपिक है उपसंहार वाला, देखिए उपसंहार वो इसमें क्या छूट रहा है। ठीक है, तो हमें उपसंहार लिखना है। उपसंहार में क्या है, हम लोग समझाए तो मैं आपको निष्कर्ष रूप में उपसंहार लिखना होता है। और हमें उपसंहार ये बता देना भी हमें कि भाई हमें बताना है कि वास्तव में क्या है, योग को क्या है हमें करना चाहिए। योगी हमारे क्या है स्वास्थ्य के लाभदायक होता है और योग हमारी जीवनचर्या में जरूर आना चाहिए, क्योंकि योग ही हमारी समस्त क्या है बीमारियों की एक तरह से दवा होता है। योग से हमारा मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, धार्मिक विकास होता है, और योग ही योग है तो सब कुछ है। इसलिए हमें उपसंहार में बता देना है। ठीक है, उपसंहार छूट रहा है इसमें, तो उपसंहार हमें बता देना है कि योग का अत्यधिक महत्व होता है। योग से हमारा मानसिक, धार्मिक, सामाजिक और
शारीरिक, ये सारा विकास होता है। इसलिए हमें हमारी पूरी जीवनचर्या में 24 घंटे के नियमित जीवनचर्या में से हमें कुछ समय का योग को जरूर देना चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर मन स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे से अपना विकास कर सकते हैं, और हमारा विकास होगा, हमारे देश के लोग स्वस्थ होंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ और मजबूत होगा। इसलिए योग बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको जरूर क्या अच्छा लगेगा, और इन क्वेश्चन पेपरों को आप जरूर एक बार देखें, क्योंकि इन पेपरों के द्वारा आपको अच्छा सा अभ्यास हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, एक क्वेश्चन से कई आंसर निकल के आते हैं। और निशान क्लासेस का बहुत बड़ा प्रयास रहता है हर साल कि अभी तो इस साल तो बच्चों को निःशुल्क हमने कर दिया पूरे प्रदेश के लिए और बाहर के लिए भी। सारे बच्चे अपने घर पे देख सकते हैं आराम से, और निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज को जरूर एक बार देख के जाएं, और निशान है तो सफलता निश्चित है। इसलिए इसी आशा के साथ आज हम लोग आपसे यहाँ से विदा लेते हैं। धन्यवाद।